डाउट्स डिस्कशन उसके डाउट्स होते थे मुझसे सॉल्व कर लेता था, मेरे थे मैं उससे सॉल्व कर लेता था। कभी उसको मन नहीं करा हम लोग साथ में पढ़ लेते थे। हमारा 6 से डिसाइड हो चुका था कि हम एलन में ज्वाइन करेंगे। हम इनफैक्ट 6 में बार आए भी थे कोटा देखने कि यहाँ पर ज्वाइन किया जा सकता है, पर उस वक्त फेल हो गया था। तो हमारा पूरा प्लान सेट था 6 से कि अपने को 10th में एलन ही ज्वाइन करनी है। सिली मिस्टेक हमको सब आता रहता है, पर हमको पता भी रहता है हमने क्या गलती करा, पर हमने गलती कर देते हैं। कंसेप्चुअल मिस्टेक में हमको आता ही नहीं है वो, और अब इधर से उधर कुछ मार करके आते हैं। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी। आप चाहे हर दिन कम पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। ऐसा नहीं कि 5 दिन का एक लंबा ब्रेक ले लिया। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है और आपको मेहनत करनी आती है तो मंजिल आखिरकार आपको मिल ही जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं टॉपर्स टॉक शो में। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे टॉपर्स के साथ, ऐसे गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं जिनकी ज़िंदगी से, जिनकी जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर किए मैं आज के गेस्ट का वेलकम करती हूँ, जिनका नाम है रिजुल जैन। रिजुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अच्छा रिजुल, नीट 2025 क्रैक करने को लेकर आप आइलैंड के साथ जुड़े थे और फाइनली आपने अपना सपना पूरा किया है। डॉक्टर बनने के लिए जो एक पहली बड़ी सीढ़ी थी वो आपने पार कर ली है। कैसा लग रहा है? और बहुत सारी बधाइयाँ आपको आइलैंड की टीम की तरफ से। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब रिजल्ट आया था तो मतलब मम्मी की आंखों से पूरा आंसू आ गए थे। पापा भी सब दुकान छोड़ के घर आ गए थे। हम लोग सब नाच रहे थे। हमारे वीडियोज़ भी हैं मैम। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये तो होता ही है, माँ बाप के लिए उनके बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनकी खुशी में ही खुशी होती है। और अगर कुछ अच्छा अचीव किया होता है, वो भी नीट जैसा इतना टफ कंपटीशन में, अगर आपने कुछ अच्छा अचीव किया है तो इससे ज़्यादा उनके लिए गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा रिजुल, आपके फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से आप हो? पापा क्या करते हैं? मम्मी क्या करती है? और आपके अलावा घर में भाई बहन कौन है? मैम हम लोग ओडिशा में बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं। पापा बिजनेसमैन है, मम्मी होम मेकर है। हम लोग ट्विंस हैं। हम लोग 2 साल यहीं रहकर अपने पढ़ाई की नीट की और बहुत अच्छा गया। वाकई आपने एक चीज़ मुझे बताई, ट्विंस हैं आप जी। तो भाई क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? भाई भी नीट ही दे रहे हैं। उन्होंने भी नीट ही दिया है। तो सिलेक्शन हो गया है जी। तो फिर तो घर में डबल खुशी होगी जी। अभी। तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि 2 बच्चे हैं और दोनों ही इतने टफ कंपटीशन में अपने अपने लिए एक एक सीट तो रिजर्व कर ली है। अच्छा, इसमें किसको श्रेय देना चाहोगे? अपनी पूरी जर्नी में अपने माता पिता को कैसे देखते हो? मैडम मम्मी ने तो घर छोड़कर अपने साथ 2 साल यहाँ रहकर मतलब पूरा घर परिवार सबको छोड़कर अकेले हमारे साथ इधर रही है। खाना वाना बनाने में भी सब कुछ हेल्प किया, बाहर से सब्जी सब कुछ, मतलब सब हेल्प में मम्मी ने हमारी हेल्प की है। और पापा वहाँ मैडम अकेले रहकर हमको मेंटल सपोर्ट देते थे। फ़ोन में हम लोग उनको कॉल करते थे उदास होकर कि पापा आज नंबर कम आ गए इसने। तो पापा उधर से हमको समझाते थे। वो भी पूरा अकेले थे वहाँ पर, फिर भी उन्होंने 2 साल हर दिन हमारी हेल्प की है। अच्छा, ये चीज़ तो आपने सच कही कि अगर आप अकेले होते हो हॉस्टल में तब मुझे लगता है ज़्यादा चीज़ें होती है जो आपको मैनेज करनी होती है। जी मैम। लेकिन आपकी मम्मी आपके साथ है तो एक तरह से बहुत बड़ा सपोर्ट है। एक तो मेंटली सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि माँ साथ है, दूसरा वो बाकी जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल आपको अपने मतलब रूम भी साफ़ करना है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी बनाना है, वो सारी चीज़ें हट चुकी है। मम्मी हेल्प करती। अच्छा, डिसिप्लिन भी मेंटेन हुआ क्योंकि मम्मी साथ में रही? जी। ओके। अच्छा, भाई से कैसा बॉन्ड शेयर करते हो? क्योंकि दोनों ही नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या एक बहुत बड़ी हेल्प मिली? जैसे कि घर पे डिस्कस कर लिया डाउट्स के लिए? डाउट्स डिस्कशन उसके डाउट्स होते थे मुझसे सॉल्व कर लेता था, मेरे थे मैं उससे सॉल्व कर लेता था। कभी उसको मन नहीं करा हम लोग साथ में पढ़ लेते थे। ओके। और उनको अलग टीचर्स पढ़ाते थे, हमको अलग टीचर्स पढ़ाते थे। उसका नॉलेज मेरे को मिलता था, मेरा नॉलेज उसको मिल सकता था। और बहुत हेल्प हुआ। हम लोग मतलब हर टेस्ट के बाद हम लोग खुद डाउट्स डिस्कस करते थे एक दूसरे से। तो मुझे लगता है कि आपको पीयर ग्रुप से भी ज़्यादा भाई ने हेल्प करी है। ओके। अच्छा, 11th में जब एलन के साथ जुड़े तो क्लासरूम में वो पहला दिन अगर आपको याद हो तो कैसा था? बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग अलग सिटीज़, अलग अलग स्टेट से मिले होंगे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब पहली बार हम लोग क्लासरूम में गए 200 बच्चों के बीच। हम लोग पहले 45 स्टूडेंट्स के क्लास के अंदर रहते थे। अब 200 लोगों के बीच में डाउट्स पूछने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे देखा सब लोग पूछ रहे हैं डाउट्स, तो हमको भी कॉन्फिडेंस आ गया, हम लोग भी पूछते थे डाउट्स। फर्स्ट डे में बहुत अच्छा लगा था। मतलब कि इतना अच्छा पढ़ा रहे टीचर, पहले दिन ही पूरा दिल जीत लिया था मैम फर्स्ट डे तो। ओके। अच्छा, एक आपने अभी कहा कि टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ कि बाकियों से एलन फैकल्टीज़ अलग क्या हैं? जैसे हम भी कहते हैं कि वाकई एलन की फैकल्टीज़ जो हैं वो इस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और वो बाद में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो टीचर से कैसा बॉन्ड एग्जैक्टली होता है एलन में स्टूडेंट्स के साथ?
टीचर्स मैडम पूरा लगातार पूरा साल भर पहले सिलेबस तो कंप्लीट कराते ही हैं, उसके बाद डाउट्स क्लासेस, एलन डिजिटल में ऑनलाइन डाउट क्लासेस में बैठते हैं। ओके। इतने सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं फिर भी वो इरिटेट नहीं होते, एकदम प्यार से समझाते हैं, चाहे जब क्लास भी के जाओ। अंदर हो चाहे क्लास के बाहर हो, चाहे उनका सिलेबस छूट रहा हो, वो लोग समझाते हैं डाउट्स और खुद एंकरेज करते हैं कि डाउट्स और पूछो। ओके, तो मतलब 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहते हैं विद स्माइल ना? बिल्कुल। ओके। अच्छा, एलन के साथ जुड़ने का फैसला किसका था? मतलब ये रिसर्च किसने की थी? क्या कोई है फैमिली में ऑलरेडी? क्योंकि उड़ीसा से आप हो, जी। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा फैसला रहा होगा कि आगे की प्रिपरेशन के लिए मुझे कौन से कोचिंग के साथ जुड़ना चाहिए, तो ये किसने तय किया? हमारा 6 से डिसाइड हो चुका था कि हम एलन में ज्वाइन करेंगे। हम इनफैक्ट 6 में एक बार आए भी थे कोटा देखने कि यहाँ पर ज्वाइन किया जा सकता है, पर उस वक्त फेल हो गया था। तो हमारा पूरा प्लान सेट था 6 से कि अपने को 10th में एलन ही ज्वाइन करनी है। ठीक है। हमारे घर में हमारे फूफा जी हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ओके। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है हर वक्त कि डॉक्टर ही क्या बनना वो है। एलन से पढ़े हुए हैं? नहीं, एलन से नहीं पढ़े हैं वो। लेकिन क्योंकि क्या इसी वजह से डॉक्टर बनना था आपको, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी कोई है? नहीं, हमको सर्विस करना है, लोगों को सर्विस देने हैं। लाइक सेवा करनी जी। है। ओके। अच्छा, एक चीज़ आपने कही कि आप हमेशा से ये क्लैरिटी तो थी कि अगर आगे मुझे नीट या जेईई किसी के लिए भी प्रिपेयर करना है तो एलन के साथ ही जुड़ना है। ओके। अच्छा, आपके भाई के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही भाई सेम जर्नी में रहे हैं, तो क्या कभी दोनों में कंपटीशन हुआ है? हुआ है। जैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स जी। किसी के ज़्यादा आ गए, कम जी। आ गए, जी। तो क्या मम्मी ऐसे मजाक में कंपेयर करती थी कि जी। तूने इस बार ऐसा क्या हाँ, किया? जी मैम, जैसे कि देखो इसने 40 नंबर तुझसे ज़्यादा लाया है, इस बार तुमसे इतने नंबर कम हो गए। ऐसे मजाक करते थे हम लोग बहुत। ओके। एक दूसरे की भी टांग खिंचाई होती जी। थी आपस में भी? जी, ये देख के तूने ऐसे गलती कर दी ऐसे करके। मुझे लगता है दोस्त की कमी भी भाई पूरी कर देता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके। अच्छा, चलिए अब थोड़ी एकेडमिक बातें भी करते हैं। आपका क्या वे है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को टाइम देने का, या किस तरह से आप प्लान करते हो अपने डे को भी और अपने सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करते हो? मैम, हम डेली प्लान बनाते हैं, हम वीकली प्लान नहीं बनाते, क्योंकि अगर हम पूरा वीकली प्लान बनाएंगे तो कहीं एक दिन कुछ गड़बड़ हो गया, पूरा वीक हमारा खराब हो जाएगा कि ये खराब हो गया, फिर आगे ये खराब हो गया। तो हम डेली प्लान बनाते हैं, उस हिसाब से हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को डिवाइड करते हैं। फिजिक्स में हमारा ज़्यादा जो होता है टाइम हम न्यूमेरिकल्स के लिए देते हैं, स्पेसिफिकली कि कहाँ गलती की है और उसको आगे कैसे ना दोहराया जाए। ओके। फिजिक्स में ये है। बायो में हमारा मोस्ट प्रायोरिटी फोकस एनसीईआरटी में ही होता है। ठीक है। एनसीईआरटी बार बार पढ़नी है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जो नहीं दिखती हो, जो सीधा एग्जाम में आती है, उनको उठाओ, उनको लाइन मार्क करके रखे रहो, एग्जाम से ठीक पहले उन्हीं को पढ़ना है। ओके। और केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, सेम जो कि बायो से करना है। ओके। और फिजिकल केमिस्ट्री सेम फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके। अच्छा, एलन के मॉड्यूल के बारे में क्या कहोगे? स्टडी मटेरियल के बारे में क्या कहोगे? जैसे हमारे फैकल्टीज हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम सिर्फ ये पढ़ लो और एनसीईआरटी भी पढ़ लो तो सिलेक्शन पक्का है, ये इनफ है। बिल्कुल इसके अलावा तुम्हें कहीं ज़्यादा हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 100 किताबें ले लूँ और वो पढ़ाई करूँ। तो उस पर आप क्या कहोगे? किस तरह का मटीरियल तैयार किया जाता है एलन के फैकल्टीज़ के द्वारा? मतलब मैडम, वैरायटी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। और एलन के मॉड्यूल में उन्होंने भले ही क्वेश्चन शायद कम दिए हैं, लेकिन सब चीज़ का हर वैरायटी कवर की है। हर टाइप के मॉड्यूल्स दिए, जो भी क्वेश्चन आ सकता है सब कुछ कवर किया है, एकदम कंप्लीट है। आप एलन का ही मॉड्यूल करें और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करें और उन्हीं को बार बार करें, जिससे सारी वैरायटी क्लियर हो जाए, तो आपका 100% सिलेक्शन गारंटी है। अच्छा, अभी आपने कहा कि बार बार करें, जी। तो क्या बहुत बार प्रैक्टिस करने से, बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और वो चीज़ याद रहती है? जी, हम जिस चीज़ को भूल जाते हैं हम वही चीज़ मार्क किए रहते हैं और उन्हीं को हम करते हैं। ओके। तो हमारे पास एक तरह से मटेरियल है कि क्या हम भूल चुके हैं, तो एग्जाम से ठीक पहले उन्हीं को देख लो। ओके। अच्छा, अब जब आपने एग्ज़ाम की बात कर ही ली है, तो एग्ज़ाम से ठीक पहले कैसे पढ़ाई करते हो? क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन जैसे आप कह रहे हो सब कुछ तो आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आपका क्या वे है? एग्जाम से एक दिन पहले पूरे महीने का हम शॉर्ट नोट्स तो पढ़ नहीं सकते, पूरी एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ सकते। हमको कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम भूलते हैं वो, ताकि वही एग्जाम में हम कर सके। जैसे फिजिक्स में कोई बहुत एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि टीचर्स मतलब बहुत कोने में लिखाते हैं, पर वो आ जाता है, तो उन्हीं को पहले मार्क करके रखो, ताकि एग्जाम से पहले वही पढ़ना है। ओके। मैडम, मैं वीकली शॉर्ट नोट्स बनाता था फिजिक्स और केमिस्ट्री के। वीकली वो जो भी पढ़ा है उनको कंसाइज करके मैं एक जगह पे लिख देता, जैसे कि 4-5 पन्नों में हो जाए। अब ठीक एग्जाम से पहले 5 पन्ने पढ़ने हैं मुझे, उसमें पूरी थ्योरी कवर है मेरी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉपी के वहीं मार्क कर देना है, ताकि उन्हीं को देख लें एग्जाम से पहले। तो फिजिक्स वैसे कवर हो गई, शॉर्ट नोट्स प्लस उससे पूरा उसका लोड भी नहीं है, कम पन्नों में पूरी थ्योरी हो गई, प्लस क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हो गए, प्लस मॉड्यूल के जो बताए।
केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की भी यही करनी है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की पूरी पढ़नी है, क्योंकि उसमें से सब थोड़ा याद करने का ही पार्ट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी में अपने को इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करनी है, और मॉड्यूल के जो पार्ट है उनको हम एनसीईआरटी में ही ऐड कर देंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मॉड्यूल के एक्स्ट्रा खोलना ना पड़े, एनसीईआरटी में ही हो जाए। इस तरीके से बहुत कम टाइम में पूरा आप जैसे माइनर टेस्ट रिवीजन हो जाता है, पूरी रिवीजन हो जाती है। वाकई आपने एक, मैं कहूँगी, बहुत सही वे बता दिया, एक बहुत अच्छी टिप्स दे दी है। हमारे नेक्स्ट ईयर जिनका टारगेट है नीट को लेकर, उन्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अच्छा, डाउट्स को लेकर एक आपने चीज़ कही कि हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन क्या डाउट्स अच्छे बुरे भी होते हैं? मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुना है कि मुझे डाउट्स कई बार ऐसा लगता था कि बहुत सिली सा डाउट है, क्या पूछूं कि नहीं पूछूं। नहीं मैम, मतलब ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि डाउट बहुत गंदा है, वो अगली बार टीचर वही पूछ रहा होगा बच्चों को कि इसका आंसर बताओ। तो डाउट्स कोई गंदा बुरा नहीं होता। आपके मन में डाउट्स आते ही, अगर टीचर से आपको पूछने में हिचकिचाहट है तो क्लास के बाद पूछना है, लेकिन पूछना है, उसको लिखना है लेकिन पूछना है। अगर टीचर नहीं है तो कम से कम दोस्त से डिस्कस करो, अगले दिन क्लियर कर लो। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल भी, और जो आपको क्वेश्चंस करें उनमें भी डाउट्स आते हैं, उनको तो करना ही है। कंसेप्चुअल भी आते हैं कि ये ऐसा हो गया तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब भी पूछना है। ओके। अच्छा रिजुल, कभी बैकलॉग रहा है किसी भी वजह से आपका? जी मैम, रहा है जी। ओके, किस वजह से? मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था मैम 11th के एंड में। ओके, तो उसमें मेरा 7 days चला गया था अपेंडिक्स तो के फिर उसको ऑपरेशन। कैसे कवर किया? क्लासेस कैसे? उस समय मैम छुट्टियां चल रही थी, तो 2-3 दिन में जो भी लेक्चर्स आते हैं एलएन के ऑनलाइन में, वो सब क्लियर हो गए थे उधर से। और टीचर्स तो सारे ऑनलाइन डाउट सब क्लियर कर देते हैं, वहाँ जाके पूछने सब क्लियर कर देते हैं, और मॉड्यूल उसके अकॉर्डिंग ही हो जाती है। अच्छा, तो बैकलॉग अगर रह जाए तो क्या उसे सही समय पे कवर करना चाहिए? वरना पता चले कि आपका जो पढ़ रहे हो क्लास में वो भी नहीं कर पा रहे हो, और जो पीछे का रह गया है वो भी कवर नहीं कर पा रहे हो। बैकलॉग्स होने से मैडम उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम देना है। जो क्लासेस का तो अलग है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना है बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए। मतलब सेल्फ स्टडी के लिए जो टाइम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके अलावा भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। जी। ओके। और जैसे 11th के एंड में और 12th के एंड में जब हम स्टूडेंट्स की एनर्जी पूरी लो हो जाती है, तब बहुत हाई चांस रहता है कि वो टॉपिक्स बैकलॉग बन जाए। आप जैसे उसके बाद जब भी आपका मन करे हल्का सा भी पढ़ने का, सबसे पहले उन टॉपिक्स को क्लियर कर जो लास्ट में है। जैसे फिजिक्स में SHM वेव आ जाते हैं, और बायो में मॉर्फो एनाटॉमी, इन सब टॉपिक्स को पहले पढ़ना, जब उसके बाद आपका मन करने पर। ओके। उनको छोड़ मत देना कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं पहले का पढ़ लेता हूँ, नहीं। ओके। अच्छा, ऑफ कोर्स जैसे काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत क्लैरिटी है आपको इतनी कम उम्र में भी। एक चीज़ और, टेस्ट देना कितना ज़रूरी है? जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कई बार टेस्ट देना अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज कि यार मेरे नंबर कम आ गए तो मैं लो फील करूंगा या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। उसको लेकर आप क्या कहोगे? टेस्ट देना कितना ज़रूरी है? देखिए मैडम, जैसे कोई टेस्ट नहीं देगा तो नोट्स पढ़ेगा, नोट्स पे वो वही पढ़ रहा है जो उसको आता है। टेस्ट से ही उसको ये पता चलता है कि उसको क्या नहीं आता है, उन्हीं को वो मार्क करेगा, उन्हीं से तो सीखेगा ना। तो बहुत सारे नहीं आते, कोई बात नहीं, उनको मार्क करो, टीचर से पूछ लो, और उनको स्टोर करके रखे रहो। अगर आपका जैसे पेजेस मान लो गुम जाते हैं, फ़ोन में फोटोज़ करके उसको फोल्डर में सेव करे रखो उन क्वेश्चंस को। आप वही चीज़ पढ़ोगे जो आपको आता है। जैसे बच्चे ये करते हैं, माइनर से पहले पूरा नोट्स पढ़ेंगे, पर उनमें तो उनको ऑलमोस्ट सब आता है ना, उनको क्या नहीं आता है, अगर वो वही पढ़ ले पहले तो एग्जाम में उनका और इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए हो तो क्या बच्चों को वाकई थोड़ा ऐसे होता है कि यार मैं तो पूरे महीने अच्छा कर रहा हूँ, स्ट्रेस फील होता है? बिल्कुल मैम, आपने फील किया है अपनी इस पूरी जर्नी में? बिल्कुल। तो फिर कैसे ओवरकम किया, कैसे खुद को मोटिवेट किया? और ये कितना ज़रूरी है कि सही समय पे आप ये पहचान जाओ कि नीड है मोटिवेशन की, या किसी से शेयर करना ज़रूरी है? मैडम, मैं तो अपने पापा को कॉल करता था और पूरा उनको बता देता था कि क्या चल रहा है, नंबर ऐसे कम हो गए, मतलब इतनी मेहनत की थी पूरे महीने भर और लास्ट में फिर कम हो गया नंबर, दोस्तों के इतने अच्छे आ रहे हैं। तो पापा बताते थे मेरे को कि होता है, मतलब नंबर सबके कभी ना कभी कम जरूर आते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमेशा टॉप में रह सको, ऐसा नहीं होता है। आपके डाउन्स भी होते हैं, आपके अप्स भी होते हैं। तो आपको बस उससे से सीख के आगे बढ़ना है। अगर आप उसके बारे में सोच, आपको ये याद रखना कि मैंने ही पहले बहुत अच्छे नंबर लाए थे और मैंने ही अभी मेरे से गलती हो गई है। और मैं अपने टीचर से कॉल करता था, अपने मेंटर्स रहते हैं यहाँ पर, पर्सनली क्लास में सबको असाइन करता है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मदद किया। तो मेंटर से सही समय पे बात करना भी ज़रूरी है? जी मैम। ओके। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी कही गलती के बारे में, सिली मिस्टेक्स को आपने अपनी जर्नी में कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे उन्हें कम किया? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की पूरी जर्नी में वो सिली मिस्टेक्स आना ख़त्म ही नहीं हो रही होती है। तो एग्जैक्टली इसका क्या पैटर्न है? क्या हर वो गलती जो हो जाती है उसका नाम ही सिली मिस्टेक्स है? नहीं, मतलब मैडम जैसे सिली मिस्टेक्स होते हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होते हैं। सिली मिस्टेक हमको सब आता रहता है, पर हमको पता भी रहता है अपने क्या गलती कर, पर अपने गलती कर देते हैं। कंसेप्चुअल मिस्टेक में हमको आता ही नहीं है वो,
और अब इधर इधर से उधर कुछ मार्क करके आते हैं। तो सिली मिस्टेक के लिए मेनली होती है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में। फिजिक्स में मैंने ये करता था, जैसे क्लास में टीचर कुछ भी पढ़ाए, क्वेश्चंस कराए, मैं क्वेश्चन किया, मुझसे गलती हुई, मुझसे कहाँ गलती हुई वो मैं मार्क करूँगा, और क्या गलती कर सकता था वो भी मार्क करूँगा। जैसे सेकंड्स को मिनट्स में वो सब गलतियाँ, घर आऊँगा उसको एक और कॉपी पे ट्रांसफर कर दूंगा, सिली मिस्टेक्स नाम की कॉपी में। अब वो क्या ऐसे ऐसे हर दिन करते रहो, मंथली आपके पास 3-4 पेज की हो जाती है कॉपी, 3-4 पेज की एक चैप्टर के हिसाब से। आप उसको एग्जाम से पहले देख लो, आपको पता है आपने क्या सिली मिस्टेक्स की है, वही चांस वही तो क्वेश्चन आएंगे अपने माइनर टेस्ट में, नीट में, आपको पता है आपने क्या गलती तो वो रिपीट नहीं होगी, नहीं होंगे, तो जस्ट पहले याद किया है, पूरी नोट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ओके अच्छा रिजुल, क्योंकि हर एक चीज़ को लेकर मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप बहुत क्लियर हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा सिली मिस्टेक्स की भी आपने एक अलग नोटबुक बना रखी है। अगर ऐसे एग्ज़ाम के बारे में पूछूं तो एग्ज़ाम की भी स्ट्रैटेजी क्या आपने पहले से एक प्रिपेयर करके रखी थी कि मैं यही करने वाला हूँ एग्ज़ाम में, और क्या एग्ज़ाम हॉल में होने वाला है, क्या उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है? क्योंकि इस साल का तो एग्ज़ाम का लेवल जो था वो बहुत हार्ड था, तो उस सिचुएशन में एग्ज़ाम हॉल वाले दिन एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ, उस टाइम आपने कैसे डील किया? मेरा एग्ज़ाम स्ट्रेटजी देने का है, सबसे पहले मैं करूँगा बायोलॉजी में कोई एक सेक्शन, बॉटनी या जूलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद एक और सेक्शन बायोलॉजी का ही, सपोज जूलॉजी, उसके बाद फिजिक्स। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले बायोलॉजी कर लो ताकि थोड़ा रिलीव हो। फिजिक्स आप चालू करोगे आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि गलती हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। बायो ईजी है, फटाफट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आते ही आगे करना चालू करोगे। केमिस्ट्री करेंगे फटाफट, उसके बाद एक ब्रेक देंगे मतलब माइंड को, वरना फिजिक्स में से तुरंत आ जाओगे तो फिर गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही बायो इजी है और कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद आ जाओ फिजिक्स में। ऐसे एक टर्न में पहले इनको कवर करो, उसके बाद वापस रीचेक करते वक्त आप फिजिक्स से चालू करो, क्योंकि आपका फिर टाइम वहाँ खराब हो जाएगा बायो में। ओके तो मैंने यही कि मैं हमेशा यही स्ट्रेटेजी फॉलो करता आया हूँ, और नीट में भी मैंने यही फॉलो किया। पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? पेपर का लेवल जब मैंने चालू किया बायो, तब तो मेरे से हो रहे थे क्वेश्चंस कि ठीक है चलो हो रहे हैं, सिंपल है, मैं फटाफट क्वेश्चंस कर देगा। एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिखे तो ठीक है, एक आध आ ही जाते हैं, ये सोच के मैं आगे बढ़ गया। मैं केमिस्ट्री में मैंने देखा 2 क्वेश्चन टीयर वाइज समर के आ रखे हैं, तो मेरे को फिर लगा थोड़ा पेपर अच्छा आ रखा है। फिर आगे देखा डेटाबेस क्वेश्चन आ रखे हैं जो कि बहुत अंदर से हैं, जो इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से एग्जाम से पहले, वैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर आगे देखा मैच दी फॉलोइंग अच्छे खासे आ रखे हैं, तो ठीक है, मेरे को लग गया था केमिस्ट्री के एंड तक कि पेपर तो अच्छा बना है। फिर मैं फिजिक्स में, मेरे लगभग 1 घंटा 20 मिनट इसमें जा चुके थे पहले। हाँ, तो फिर मैं फिजिक्स में मैं यूजुअली पीछे से चालू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अपने में वही था, वो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था, तो उसको छोड़ दिया था मैंने, पीछे से चालू किया था। पीछे से चालू किया, मैंने देखा ठीक है क्वेश्चन है, लेंथी है, हार्ड है, थोड़ा सा मल्टी कंसेप्ट है, चलो आगे नहीं होगा। फिर एक और, तो मैंने रियलाइज़ किया कि सारे क्वेश्चंस बड़े हैं, टफ हैं, उनकी हर एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। एक भी लाइन अगर मिस हो गई तो वो क्वेश्चन का ऑप्शन अलग आ गया, जो भी 4 ऑप्शन में है। तो फिर मुझे रियलाइज़ हो गया कि फिजिक्स टफ आई है। उस वक्त थोड़ा सा पैनिक वाला हाल हो गया था मेरा, कि डर लग रहा था कि अभी कैसे किया जाए। फिर मुझे याद आया कि एलन ने इसी चीज़ के लिए अपने को प्रिपेयर करा है, इतने सारे टेस्ट के लिए। क्यों बोलते हैं कि एलन का पेपर टफ रहता है जनरली, यही रीज़न है, अपने को टफ के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। अच्छा, एलन के आई थिंक जो मेन एग्जाम से पहले जो 2 पेपर हुए थे उनका लेवल भी बहुत टफ था। मैं कुछ 15 दिन पहले एक पेपर हुआ था, बहुत टफ आया था, बहुत ज़्यादा। इवन बहुत अच्छे बच्चे भी रोते रोते टीचर्स के पास गए थे कि हम कैसे करेंगे, लास्ट ईयर तो पेपर बहुत ईजी आया था, आप ऐसा पेपर क्यों करा रहे अपने को। लेकिन वही लेवल, क्या टीचर्स को एक आइडिया था कि इस साल पेपर का लेवल अच्छा ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ईजी था? बिल्कुल, लास्ट ईयर बच्चे भी बहुत सारे आ गए थे 720 में, तो वो सबका देख के मतलब टीचर्स लोगों को एक लग गया था कि पेपर इस बार टफ आएगा, इस लोग टफ की प्रैक्टिस करा रहे थे। इवन मेजर टेस्ट वो भी अपने को बहुत अच्छे लग रहे थे, लेवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें से, फिजिक्स के। तो एक अंडरस्टैंडिंग तो बन गई थी कि पेपर टफ आएगा, इसलिए वो कभी कभी बहुत टफ पेपर भी दे देते थे, जिनको देखकर अपन फिर कंप्लेन करते थे। तो मुझे लगता है एक चीज़ तो मुझे पता चली कि एलन वाकई मेन डे के लिए एक एग्ज़ाम फियर जो बच्चों को होता है वो तो ख़त्म कर देता है और पेपर का लेवल बहुत अच्छा देता है। अच्छा रिजुल, आप कौन से वाले स्टूडेंट्स में से हो कि कल एग्ज़ाम है, तो क्या लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करना पसंद करते हो, या फिर थोड़ा चिल होते हो कि नहीं मैं इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा माइंड को, मैं रिलैक्स रहूँगा, मैंने जो पढ़ा है वही मैं देने जा रहा हूँ? तो अगर नीट के एग्जाम वाले दिन से एक दिन पहले पूछूं तो क्या कुछ किया आपने? मैडम 2 दिन पहले से हमने पढ़ना छोड़ दिया था, बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं लगा एक बार भी कि एक बार तो देख लूँ, कुछ तो देख लूँ? नहीं। दोनों भाइयों ने सेम किया? यही पैटर्न रहा कि जब भी एग्जाम होगा उससे पहले कुछ मत सोच के जाओ, उससे पहले आप जितना ज़्यादा टेंशन लोगे वहाँ जाके आपका स्टार्टिंग में सिली मिस्टेक हो जाएंगे। ओके, तो उसीलिए वैसा हम 2 दिन पहले ही ब्रेक ले लिया था।
ओके अच्छा एक चीज़ और क्या कोई ऐसे मानते हो कि ये चीज़ मेरे लिए लकी है या कुछ रिचुअल फॉलो किया जब एग्ज़ाम हॉल गए थे या मम्मी ने क्या कुछ किया? मम्मी ने वो दही चीनी खिला के भेजी थी। अच्छा सबकी मम्मियाँ सेम कर रही होती है ना। ओके तो दोनों ही भाई एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक विश करके गए? बिल्कुल। दोनों का सेंटर अलग था सेंटर एक ही क्या? था, हम लोग साथ ही अंदर जा रहे थे। ओके बायोमेट्रिक वगैरह सब साथ में लेके फिर अपने क्लासेस अलग अलग हो गए थे, तो हम एक जगह से बेस्ट ऑफ लक बोल के डिपार्ट कर लिए। ओके और सबसे खुशी की बात ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोनों का सिलेक्शन हो गया है जी। वाकई। अच्छा हमारे उन स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए, वैसे आपने मैं सच बताऊँ बहुत कुछ अच्छा बताया है और सारी एडवाइजेस बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर शॉर्ट में कुछ कहना चाहो जो स्टूडेंट नीट के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट करके चल रहा है उनको क्या एडवाइस करोगे? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी। आप चाहे हर दिन कम कम पढ़ो लेकिन हर दिन पढ़ो। ऐसा नहीं कि 5 दिन का एक लंबा ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेना भी जरूरी है, जैसे 2 महीने 1 महीने में एक बार आप दोस्त लोगों के साथ मूवी देखने जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लंबे ब्रेक्स मत लो, हर दिन पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन हर दिन पढ़ो, कंसिस्टेंसी रखो एंड तक। ओके और दूसरा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, उसको टाइम लिमिट करके करो। जी ओके अच्छा अब मैंने सोचा है कि क्यों ना 1-2 क्वेश्चन और पूछ ही लेती हूँ रिजुल से। रिजुल पढ़ने के अलावा क्या शौक है, क्या हॉबीज़ है और क्या कुछ पढ़ने के अलावा आप करना पसंद करते हो? हम चेस खेलते हैं, मैं और मेरा भाई। ओके वो अक्सर मुझे हरा देता है चेस में। ओके चेस में इसके अलावा क्या पसंद है आपको? हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, Okay. इंटरेस्टिंग वाले। ओके किस तरह की नॉवेल्स पढ़ना पसंद करते हो? फैंटेसी, जैसे हैरी पॉटर टाइप। ओके क्या मूवीज देखने का शौक है आपको? जी हमारा ये था, हम लास्ट टाइम में जो 15 दिन बचे थे, हम लोग एग्जाम्स दे के आकर एक मूवी डेली, एक मूवी नहीं एक एपिसोड सीरीज, वेब सीरीज के एक एपिसोड अपन डेली देखते थे। तो किस तरह की वेब सीरीज या मूवीज देखना पसंद हाउस करते हो? एमडी, डॉक्टर वाली देखते थे अपन। क्या बात है। चलिए आखिरकार जो सपना लेकर आप जुड़े थे एलन के साथ, आपने वो सपना पूरा किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया और वाकई मतलब आपकी जर्नी के बारे में जान के मुझे लग रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स फिलहाल हमें देख रहे होंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिजुल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ साझा करने के लिए, और पूरे आंसर्स आपने विद स्माइल दिए हैं, तो मैं सोच पा रही हूँ कि आप अपनी पूरी जर्नी में कितने कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। और चलिए उम्मीद करती हूँ कि रिजुल की तरह आप भी बहुत सारी चीज़ों से सीखेंगे जो रिजुल ने बताई है, और वाकई रिजुल ने बहुत डीपली बहुत डिटेल से चीज़ें आपको बताई है। उम्मीद करते हैं जो भी स्टूडेंट एलन के साथ जुड़ेंगे अपना सपना लेकर वो अपना सपना अवश्य पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।